वेलकम बच्चों। आज का वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो कि कक्षा 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग यह जानते हैं कि 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भर्ती होने के लिए विद्यार्थियों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इसी के आधार पर इस वर्ष यानी कि 2022 और 23 में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भर्ती होने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यह नियम बनाया है कि जो विद्यार्थी जो छात्र और छात्राएं केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन छात्र और छात्राओं को एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी और उस प्रवेश परीक्षा का नाम होगा CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये CUET को क्यों लाया गया या इसके लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी और यह एक संवैधानिक संस्था है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो विश्वविद्यालयों को अनुमोदन उसके मानक तथा उसकी गुणवत्ता को तय करता है। तो इस बार UGC ने ही इस CUET को लाया है यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लाया है। वर्तमान जो चेयरमैन है UGC के जिनका नाम है M जगदीश कुमार, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे सभी छात्रों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम लाना चाहते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी। इसके अतिरिक्त M जगदीश कुमार ने कहा है कि वो छात्रों के लिए एक लेवल का प्लेइंग ग्राउंड का निर्माण करना चाहते हैं तथा स्टूडेंट के बीच में स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं। इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के बोर्ड हैं जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ICSE है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं जैसे वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सभी बोर्डों के सिलेबस अलग हैं, सभी बोर्डों के क्वेश्चन पैटर्न अलग है, सभी बोर्डों का इवोल्यूशन करने का तरीका अलग अलग है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब 12वीं का परिणाम घोषित होता है तो कुछ बोर्ड में बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ तक कि 99-100% तक आ जाते हैं और कुछ बोर्ड में 90% मार्क्स भी लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनके मार्क्स मान लीजिए 90% आए हैं, तो जब वो लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि परसेंटेज के बेसिस पर जिनका परसेंटेज ज़्यादा है उनका एडमिशन आसानी से हो जाता है और जिसका परसेंटेज कम है उनका एडमिशन आसानी से नहीं हो पाता है। इसलिए सभी छात्र और छात्राओं के बीच में एक स्ट्रेस बना रहता है। जैसे हम लोग अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण लें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जब एडमिशन होता है तो परसेंटेज के आधार पर हो रहा है। तो परसेंटेज के आधार पर होने पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी किसी सब्जेक्ट का कटअप जो है वो 99-100% तक भी चला जा रहा है और वहाँ पर किसी बोर्ड के पार्टिकुलर बच्चे ही एडमिशन ले रहे हैं, दूसरे बोर्ड के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए ही UGC ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जो कि माना जाएगा बहुत ही अच्छा स्टेप है। वो स्टेप है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात यह याद रखना है कि ये CUET सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ही कंपलसरी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए ये अभी कंपलसरी नहीं हुआ है।
यानी कि बच्चों अगर अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत मान लीजिए हम लोगों के बगल में रानीगंज टीडीबी कॉलेज है, आसनसोल में हम लोग बीबी कॉलेज देख रहे हैं, तो ये सारे कॉलेज जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा, किसी एंट्रांस टेस्ट के आधार पर नहीं होगा। लेकिन हो सके आने वाले भविष्य में यहाँ पर भी एक तो कॉमन एंट्रांस टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है। तो संक्षेप में बोला जा सकता है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए भारत में कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अर्थात जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ है, हम लोग के पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन यूनिवर्सिटीज़ है, ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनकी कुल संख्या 45 है, अर्थात इसमें एडमिशन लेने के लिए इस वर्ष 2022-23 सेशन में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट देना ही होगा। इसी एंट्रांस टेस्ट के आधार पर ही आपका एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होगा। इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट का आयोजन एक संस्था कराएगी और उस संस्था का नाम है एनटीए। एनटीए क्या है? तो एनटीए एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये ही एनटीए जो है जेईई, एनईटी, नीट, इन सारे एग्जामों का आयोजन कराती है। इसके अतिरिक्त नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी आयोजन यही कराती है। तो इस CUET का आयोजन भी एनटीए कराएगी और इसका फॉर्म जो है वो आ गया है। इसका फॉर्म जो है उसका अप्लाई हो रहा है, यानी कि 6 अप्रैल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका अंतिम तिथि है 6 मई। और इसका जो एग्ज़ाम जो होगा वो 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई होगा और इसका मीडियम ऑफ पेपर जो होगा वो 13 लैंग्वेज यानी कि 13 भाषाओं में होगा। फिर से बोल रहा हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए CUET देना होगा। एक बात, इस CUET का आयोजन कौन करेगा? तो एनटीए करेगी। और CUET का जब आयोजन होगा, CUET आप जब दीजिएगा, देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपका उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज होगा उसमें एडमिशन होगा। यानी कि आप 12वीं की परीक्षा में कितना परसेंटेज ला रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रखेगा। ये बात समझ में आ गई। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इस CUET जो कंडक्ट होगा और जिसको कंडक्ट कराएगी एनटीए, उसके क्या क्या पैटर्न होंगे, यानी उसका कौन कौन सा भाग होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एनटीए यानी कि CUET जिसका कंडक्ट एनटीए के द्वारा किया जाएगा, उसके 2 भाग किए गए हैं। एक को बोला गया है भाग 1 और दूसरे को बोला गया है भाग 2। बच्चों इसको अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि इसी का परीक्षा आप लोगों को देना है। तो भाग 1 में क्या बोला गया है? भाग 1 में बोला गया है कि अनुभाग A, B और C आपको देना होगा और भाग 2 में बोला गया है अनुभाग B और C आपको देना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अनुभाग A, B, C क्या है, यानी कि सेक्शन A क्या है, सेक्शन B क्या है और सेक्शन C क्या है। तो सेक्शन A के 2 भाग किए गए हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन A का पहला भाग जो है वो लैंग्वेज, ठीक है, और इस लैंग्वेज A में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 13 भाषाओं को शामिल किया गया और ये 13 भाषाएं कंपलसरी है। तो आपको 13 भाषा नहीं लेना है, आपको कितना भाषा लेना है? तो आपको इन 13 भाषाओं में से एक भाषा लेना है जिसमें जिस भाषा में आप अपना परीक्षा देना चाहते हैं। तो 13 भाषाएं कौन कौन सी है? इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, असमिया है, बंगाली है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू। इसमें से कोई एक भाषा लेना है, ये कंपलसरी है और इसी भाषा में आपको परीक्षा देना है। और परीक्षा देने के बाद अगर आपका कॉलेज में एडमिशन होता है तो कॉलेज में एडमिशन होने के फलस्वरूप उसमें आपको फिर इसी भाषा का चयन करना है। दूसरा है लैंग्वेज
लैंग्वेज, अच्छा इस लैंग्वेज ए के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी 50 प्रश्न रहेंगे। इस 50 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न करना है, 40, यानी कि 50 में से आपको चॉइस दिया गया है कि 50 में से किन्हीं 40 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। और इसका समय कितना रहेगा, यानी 45 मिनट का समय रहेगा। इसमें किस चीज की टेस्टिंग की जाएगी, इसमें टेस्टिंग की जाएगी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन करने का मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, उससे ही ग्रामर वोकैबुलरी जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज को चूज किया तो हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वहाँ से प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, वहाँ से व्याकरण पूछे जाएंगे। अगर अंग्रेजी लिया तो अंग्रेजी का कम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, वहाँ से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, वहाँ से ग्रामर वोकैबुलरी पूछा जाएगा। दूसरा है लैंग्वेज बी। लैंग्वेज बी ये ऑप्शनल है। लैंग्वेज बी में कितने लैंग्वेज हैं, 19 लैंग्वेज हैं। कितने लैंग्वेज, 19 लैंग्वेज। तो ये 19 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, जो कि 13 लैंग्वेज में शामिल नहीं है। इसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि स्पेनिश है, अरबी है, फ्रेंच है, इन सारे लैंग्वेजों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। इसमें भी कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। आपको कितना क्वेश्चन करना है, 40 क्वेश्चन करना है। कितने मिनट का समय दिया जाएगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 27 डोमेन सब्जेक्ट है। बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा। डोमेन सब्जेक्ट करने का मतलब क्या है, डोमेन सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट हैं जो आप एचएस यानी इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा में जिसको चूज किए हैं। जैसे वेस्ट बंगाल के विद्यार्थी हैं जो कि 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी यानी हिंदी इंग्लिश को छोड़कर जो आप 3 विषय ले रहे हैं वो आपका डोमेन सब्जेक्ट आ रहा है। तो कुल कितने डोमेन सब्जेक्ट हैं, 27। इसमें 27 में से 27 आपको नहीं चूज करना है। इसमें से आप मैक्सिमम कितना चूज कर सकते हैं, इसमें से आप मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं, यानी 6 का चुनाव आप कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्या रहेगा, इसमें भी देख रहे हैं कि हम लोग 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस 50 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन करना है, 40 क्वेश्चन करना है। और इस 40 क्वेश्चन के लिए कितना समय रहेगा, तो इस 40 क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 45 मिनट रहेगा। ठीक है, तो 6 डोमेन सब्जेक्ट करने का मतलब, जैसे कि 6 डोमेन सब्जेक्ट करने का मतलब जैसे आप हिस्ट्री लिए, पॉलिटिकल साइंस लिए, इकोनॉमिक्स लिए, और इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपको मन किया तो दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर विद्यार्थी चाहे, अगर अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, कॉमर्स से आर्ट्स में आना चाहते हैं और साइंस से कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो अपने सब्जेक्ट का चुनाव करके वो आ सकते हैं। सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है, तो सेक्शन सी है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट ये भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 60, इसमें आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन में से आपको कितना करना है, 60 क्वेश्चन करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहेंगे, तो इसमें रहेंगे करंट अफेयर्स रहेगा, जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। यानी कि ये सारी परीक्षाएं आपको पास करना होगा। ये परीक्षा कितना पाली में होगा, तो ये परीक्षा 2 पाली में होगी। कितने पाली में होंगे, तो 2 पाली, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज ए का एग्जाम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेक्शन बी यानी कि डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। यानी कि इस सेक्शन फर्स्ट पाली में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो सेक्शन बी डोमेन सब्जेक्ट से आप किसी 2 सब्जेक्ट को चुनिएगा। और फिर लैंग्वेज 1 है, तो यानी कि 1 और 2 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। इस तरह से फर्स्ट पाली में एग्जाम होगा। सेकेंड पाली में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैंग्वेज बी का एग्जाम हो रहा है। लैंग्वेज बी किसको देना है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी फ्रेंच में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई विद्यार्थी स्पेनिश में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो लैंग्वेज बी का चुनाव कर सकते हैं। उसकी परीक्षा कब हो रही है, सेकेंड पाली में हो रही है। इसके अतिरिक्त सेकेंड पाली में और कितना हो रहा है, तो सेकेंड पाली में हम लोग देख रहे हैं कि 4 डोमेन सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है। तो आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग इतना डोमेन सब्जेक्ट क्यों चुनेंगे, यानी कि आप कम से कम 2 डोमेन सब्जेक्ट चुन रहे हैं और अधिक से अधिक कितना चूज कर रहे हैं, 6। तो 6 क्यों, कि मान लीजिए विभिन्न यूनिवर्सिटी का मानक जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए आप जितना अधिक सब्जेक्ट चुनकर रहिएगा आपको उतना ही लाभ होगा। तो मैक्सिमम आप कितना डोमेन सब्जेक्ट चुन सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 6 चुन सकते हैं। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना। अब इसको हम लोग और आसानी से देखते हैं।
मान लीजिए कि आप शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि शांति निकेतन यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम एक लैंग्वेज ए का टेस्ट लेंगे, दूसरा हम सेक्शन बी से डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे और एक हम सेक्शन सी का टेस्ट लेंगे। ठीक है, अर्थात ये चीज याद रखिएगा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यह स्वतंत्रता दी है कि वो किस का टेस्ट ले, ये उनके ऊपर आधारित रहेगा। इसलिए कौन सा विश्वविद्यालय लैंग्वेज की टेस्ट लेंगे, कौन सा सेक्शन बी का लेंगे, कौन सेक्शन सी का लेंगे, ये विश्वविद्यालय के ऊपर में छोड़ दिया गया है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर से संक्षेप में बोल रहा हूँ कि एक कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा। इस कॉमन एंट्रांस टेस्ट को कौन आयोजन कर रही है? एनटीए कर रही है। ये एक स्कोर कार्ड देगी। इसी स्कोर कार्ड के आधार पर आप विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी स्कोर कार्ड के आधार पर होगा। यानी कि आपका परसेंटेज का कोई मायने नहीं रहेगा। इसमें कितने सेक्शन है? तो इसमें 3 सेक्शन है, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। सेक्शन ए 2 भागों में बटा हुआ है, लैंग्वेज ए, लैंग्वेज बी, दूसरा सेक्शन बी है, दूसरा सेक्शन सी है। जैसा कि मैंने फिर से बोल दे रहा हूँ कि शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी ने कहा कि मुझे सेक्शन ए का परीक्षा देना होगा विद्यार्थी को, फिर सेक्शन बी का देना होगा, फिर सेक्शन सी का देना होगा, यानी तीनों देना होगा। तो सेक्शन ए में भी देखिए 2 पार्ट है, लैंग्वेज ए है, लैंग्वेज बी है। तो लैंग्वेज ए जो है वो कंपलसरी है, लैंग्वेज बी जो है वो ऑप्शनल है। फिर हम लोग देख रहे हैं सेक्शन सी जो है वो ऑप्शनल है। यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ दिया गया है कि विश्वविद्यालय किस सेक्शन का एग्जाम लेगा। और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए कितना पेपर हो सकता है? 9 पेपर हो सकता है। कैसे? देखिए, एक ये हो गया, ठीक है, और एक यहाँ, एक ये हो गया, मान लीजिए 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, और 6 यहाँ पर देख रहे हैं और एक यहाँ पर देख रहे हैं। तो 6 1 7 1 8 1 9, इस तरह से ये परीक्षा